आदर्श, विशाल, आकाश और टोनी चारों पक्के दोस्त आदर्श के कमरे में बैठे हुए थे। आज आदर्श के घर वाले घर पर नहीं थे और सीधे अगले दिन घर आने वाले थे, इसलिए घर में केवल वे 4 लोग ही थे। आदर्श अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए बोला, चलो आज ओमेगल पर अजनबी लड़कियों से बातें करते हैं। आकाश ने कुछ संकोच के साथ पूछा, यह ओमेगल क्या होता है? आदर्श ने उसे समझाया, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया के किसी भी अजनबियों से चैट और वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस पर अक्सर खूबसूरत लड़कियां भी बात करती हैं। क्या सच में? आकाश ने उत्सुकता से पूछा। आदर्श ने गर्व से कहा, हाँ भाई, मैं तो अक्सर करता हूँ। विशाल ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैंने भी ओमेगल के बारे में सुना है। हमारे घर में जो बड़े भैया रेंट पर रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि सोशल मीडिया और ऐसे ऐप से दूर ही रहा करो। वे कहते थे कि हमारे उम्र के लड़के अक्सर इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना कीमती वक्त बर्बाद करने लगते हैं। विशाल की बातें सुनकर टोनी के चेहरे पर कुछ गंभीरता आ गई। उसने धीरे से पूछा, क्यों? क्या सच में ऐसा होता है? विशाल ने जवाब दिया, उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया था। उनका एक दोस्त जो रईस परिवार से ताल्लुक रखता था, हमेशा कंप्यूटर से चिपका रहता था। पहले तो वो ओमेगल पर अजनबी लड़कियों से बातें करता था, लेकिन एक दिन उसे वहां ब्लैक मैजिक करने वाला एक आदमी मिला। उसके बाद उसने उस आदमी से ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर दिया और फिर एक दिन वो ओमेगल यूज करते वक्त अपने कमरे से अचानक गायब हो गया। टोनी ने हिम्मत करके पूछा, क्या सच में गायब हो गया? विशाल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसके घर के सीसीटीवी फुटेज में वो घर से बाहर जाते नहीं दिखा। उसका कमरा अंदर से लॉक था। जब घरवालों ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। वहां एक मरी हुई मुर्गी पड़ी थी जिसका सिर नहीं था, एक काले रंग की गुड़िया थी जिसमें पिन चुभाई गई थी और कई अन्य सामान जो ब्लैक मैजिक से जुड़े थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके कंप्यूटर पर ओमेगल ऐप चालू था। उसके साथ ना जाने क्या हुआ। यह कहानी सुनकर सभी दोस्त सहम गए और आदर्श के कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलिस वालों को अब तक उसका कुछ भी सुराग नहीं मिला। वह मानो एक रहस्यमय कहानी बन चुकी थी। यह सुनकर सभी लोग हैरत में डूब गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कंप्यूटर ने ही निगल लिया हो। मुझे तो लगता है कि शायद ओमेगल पर उसका दोस्त जिससे वह बातचीत कर रहा था, उसने ही कुछ ऐसा किया हो। शायद जिस शख्स से वह बात कर रहा था, उसने उसे कंप्यूटर के अंदर खींच लिया होगा। क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही करके देखें? किसी काले जादू वाली से बात करें और उससे पूछें कि क्या यह मुमकिन है कि कंप्यूटर किसी इंसान को दूसरी दुनिया में ले जा सके। पागल हो गया है क्या? मैं तो इससे दूर ही रहना पसंद करूंगा, विशाल ने डरते हुए कहा। लेकिन आदर्श की उत्सुकता में वह डगमगा गया। मुझे लगता है कि हमें यह करना चाहिए। इस पर आकाश ने भी हामी भर दी। आखिरकार आदर्श, विशाल, आकाश और टोनी कंप्यूटर के सामने बैठ गए। आदर्श ने कंप्यूटर ऑन कर ओमेगल खोला और कॉमन इंटरेस्ट में ब्लैक मैजिक टाइप कर दिया। स्क्रीन पर अचानक एक औरत दिखी जो कैमरे के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी। वह एक बड़े कमरे में कुर्सी पर सजी धजी बैठी थी। कंप्यूटर के पास बैठने की वजह से कमरे का बाकी हिस्सा तो नहीं दिख रहा था, पर वह औरत बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने काली साड़ी पहनी थी। उसकी आंखें और होंठ काले रंग के थे जो उसकी खूबसूरती को रहस्यमयी बनाते थे। हाय हैंडसम, उस औरत ने मीठी आवाज में कहा। सभी दोस्त जवाब में हाय बोले और मन ही मन खुश होने लगे। सबको लगा जैसे उसने हर किसी को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया हो। आप कहाँ रहती हैं? आकाश ने झिझकते हुए पूछा। मैं तो आप सबके दिल में रहती हूँ, उसने शरारत भरे अंदाज में जवाब दिया। चारों दोस्त इस पर मुस्कुराए और थोड़े शर्मिंदा हो गए। क्या आप काला जादू करती हैं? आदर्श ने सीधे सवाल किया। बिल्कुल, वह रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। फिर तो मैं चाहता हूं कि आप हम सब पर काला जादू करें, क्योंकि आपके जैसी हसीना के प्यार में मौत भी आ जाए तो क्या गम, टोनी ने हिम्मत जुटाकर छेड़ते हुए कहा। इस पर चारों दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़े और वह औरत भी शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। ठीक है, मैं आप सभी हैंडसम्स पर काला जादू करूंगी, उसने मोहक अंदाज में कहा। लेकिन आपको मेरे साथ एक लाइन बोलनी होगी। क्या? सभी ने उत्सुकता से पूछा।
अपने हाथ जोड़िए और बोलिए, रोशनी, मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूँ, मैं अब तुम्हारा हूँ। वह औरत फिर एक बार प्यार भरी मुस्कान के साथ बोली और फिर उसने अपने हाथ में एक नींबू पकड़ लिया। आदर्श, विशाल और टोनी को लगा जैसे वह औरत उनके साथ फ्लर्ट कर रही है, लेकिन आकाश चौकन्ना था। उसे उस लाइन में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी। ठीक है, अभी बोल देते हैं। नहीं आदर्श, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो लाइन मत दोहराना। अबे फट्टू पागल है क्या? पहली बार किसी सुंदर औरत से फ्लर्ट करने को मिल रहा है, उसमें भी तेरी फट रही। चुपचाप हाथ जोड़ के लाइन दोहरा, वरना मैं विशाल को बता दूंगा कि तू उसके क्रश के साथ उससे छुप छुप कर बातें करता है और उससे अकेले में मिलता भी है। आदर्श धीमी आवाज में आकाश की कानों में बोला। यह सुन आकाश कुछ डर सा गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि विशाल को इसके बारे में पता चले। ओ ठीक है, और ठीक है, आकाश ने कहा और वह मान गया। उसके बाद चारों ने अपने हाथ जोड़े और उस औरत की तरफ देखते हुए एक साथ बोले, रोशनी, मैं अपने आप तुम्हें सौंपता हूँ, अब मैं तुम्हारा हूँ। यह सुन वो औरत मुस्कुराई और उसने अपने हाथ में रखा नींबू अपने मुंह के सामने लाया और कुछ मंत्र बोलने लगी, और फिर उसने एक चाकू से उस नींबू को काटा और वो नींबू खून की तरह लाल दिखाई देने लगा। यह देख सभी घबरा गए। यह तुमने कैसे किया? आदर्श ने पूछा, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने अपने बगल में पड़ी एक काली गुड़िया उठाई और धीरे से बोली, आकाश। फिर उसने उस पर खूनी नींबू की बूंदें टपकाईं और उसे बाजू में रख दिया। यह देख आकाश के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। तुम क्या कर रही हो? आकाश ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उस औरत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने दूसरी काली गुड़िया उठाई, उसे देखा और कहा, विशाल। उस गुड़िया पर भी उसने कटे हुए खूनी नींबू की बूंदें गिराईं। यह देखकर विशाल भी डर के मारे सहम गया। चिल करो दोस्तों, कुछ नहीं होगा, काला जादू वादू कुछ नहीं होता, आदर्श ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी हंसी भी नर्वस लग रही थी। उसके बाद उस औरत ने 2 और गुड़ियाएं उठाईं, टोनी और आदर्श। उसने धीरे धीरे कहा और उन पर भी नींबू की बूंदें डालीं। फिर उसने बाईं हाथ में एक गुड़िया उठाई और एक लंबी सांस लेकर कहा, यह आकाश है। और फिर उसने उस गुड़िया के माथे पर टेबल पर रखी राग से तिलक किया और इधर आकाश के माथे पर भी तिलक आ गया। यह देख चारों चौंक गए। आकाश, तेरे माथे पर तिलक लग चुका है। वह औरत इस पर भी नहीं रुकी, उसने सभी गुड़िया के माथे पर वह तिलक लगाया। आकाश, आदर्श, विशाल और टोनी ने भी वो तिलक अपने माथे से मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह तिलक माथे से छूट नहीं रहा था। वह चारों डर गए थे। यह तुमने कैसे किया? यह तो कुछ भी नहीं है। आ गया, देखो होता है क्या? वह औरत मुस्कुराते हुए बोली और चारों गुड़िया उठाकर वह कुर्सी से उठ गई। उसने कुर्सी कैमरे के आगे से हटाई और खुद भी स्क्रीन से बाहर हो गई। उसके हटते ही उसके पीछे का खौफनाक नजारा दिखाई दिया। उसके पीछे एक कुर्सी पर एक 12-13 साल की उम्र की लड़की की लाश पड़ी हुई थी। वह लाश सड़ चुकी थी और उसके ऊपर का मांस गल चुका था। उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उस बच्चे के सरे शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। उस कुर्सी के चारों ओर खून का गोला घेरा बन गया था और उस पर दिए जल रहे थे। वह औरत चारों गुड़ियों को लेकर उस कुर्सी के सामने लाश की तरह पीट करते हुए जमीन पर बैठ गई। उसने गुड़िया जमीन पर रख दी। आदर्श, यह एक तांत्रिक है, तू जल्दी से कंप्यूटर बंद कर। आदर्श ने माउस को हाथ लगाया ही था कि तभी वो औरत बोल पड़ी, आदर्श खबरदार, तुम्हारी गुड़िया मेरे पास है। अगर तूने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की तो इधर मैं तुम्हारी गुड़िया की गर्दन चाकू से काट दूंगी और उधर तेरा सच में गला कट जाएगा। उस औरत ने आदर्श के गुड़िया की गर्दन पर चाकू रखते हुए कहा। यह सुनकर आदर्श ने तुरंत अपना हाथ माउस से हटा दिया। वह डर गया था, लेकिन आकाश ने उस माउस को हाथ लगाया और वह बस टैब को क्लोज करने ही वाला था कि तभी उस औरत ने आकाश की गुड़िया उठाकर उस गुड़िया का हाथ चाकू से काट दिया और इधर आकाश का कलाई से आगे की हाथ कटकर जमीन पर गिर गया। आकाश जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसके कटे हाथ से खून निकल रहा था और उसकी आंखों में भय और दर्द के आंसू थे। यह देख सभी घबरा गए। उनके दिलों में डर और चिंता थी। आदर्श, तू अभी के अभी कंप्यूटर का स्विच ऑफ कर दे। लेकिन वो औरत फिर से चिल्लाई, अगर तुमने यह जुर्रत की तो इधर मैं सभी गुड़ियों के गले काट दूंगी और उधर तुम सभी लोग मर जाओगे। तुम लोगों ने अपने आप को मुझे अर्पित कर दिया है, अब तुम मेरे बकरे हो।
प्लीज हमें छोड़ दो, आदर्श ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम यह सब क्यों कर रही हो? हमें छोड़ दो, हम तुम्हारी बात मानेंगे। छोड़ दूंगी, लेकिन तुम सबको मैं जैसा बोलूंगी वैसा करना पड़ेगा। हाँ करेंगे, तुम बताओ हमें क्या करना होगा? उस औरत ने आकाश की ओर देखते हुए कहा। आकाश, तुम्हें अपनी जीभ खुद के ही दांतों से काटकर मुझे सौंपनी होगी, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। यह सुनकर चारों ख्वाब में आ गए। खुद के दांतों से खुद की जीभ काटना कोई आसान काम नहीं था। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, आकाश ने दर्द और भय से कहा। ठीक है, तुम मर जाओ, उस औरत ने गुस्से से कहा और आकाश की गुड़िया की उसने चाकू से गर्दन काट डाली और इधर आकाश का सर उसके शरीर से कटकर फर्श पर गिर गया और उसकी आंखों में अंतिम सांस के साथ दर्द और भय के आंसू थे। वह खौफनाक नज़ारा देखकर विशाल, टोनी और आदर्श की चीख निकल गई और वो लोग कुर्सी से उठ गए। भागो, विशाल ने कहा और वह वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस औरत ने विशाल की गुड़िया उठाई और उसका पैर मरोड़ दिया और विशाल चीखते हुए फर्श पर गिर गया। आदर्श और टोनी दोनों विशाल की तरफ देख रहे थे। चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाओ, उस औरत ने कहा। आदर्श और टोनी घबराते हुए कुर्सी पर बैठ गए। विशाल फर्श पर दर्द के मारे कराहते हुए पड़ा हुआ था। उसका पैर तकने से उल्टा हो गया था। वह नज़ारा काफी खौफनाक था, लेकिन सर कटे आकाश के दर्शन से कम खौफनाक नहीं। विशाल, तुम्हें अपना पैर टकने के ऊपर से काटना होगा, उस औरत ने कहा। यह सुन विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या नहीं? वह कराहते हुए बोला। तभी वो औरत बोली, शायद तुमने अभी अभी देखा है कि नहीं का नतीजा मौत है। वह औरत खौफनाक आवाज में बोली। विशाल, टोनी और आदर्श के साथ आगे क्या होगा? कौन है वह औरत और वह मरी हुई बच्ची कौन है और वह औरत क्या कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना मत भूलना। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।